फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये काफी वाइड है। लास्ट में जो आपने क्वेश्चंस देखे थे वर्क डन के, ठीक है, जो डिपेंडेंट थे आपके, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू पी डीवी पे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आप लोग तरीके से देख लेना, जो 5-7 न्यूमेरिकल बुक में थे और जो मैंने डिस्कस किए थे। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चंस देख लेना। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं सीधा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपके इंपॉर्टेंट है काफ़ी लॉ, ये ज़्यादातर चीज़ें आप इसी के इर्द गिर्द की देखते हो। क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? बेसिकली इसको जूल्स लॉ भी बोलते हैं। क्या है इसमें? Joule's law of internal energy states that the internal energy of a perfect gas is a function of temperature only। कि अगर आप बात करते हैं जूल्स लॉ की, ठीक है, तो जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था? सिंपल सा है जूल्स लॉ, लास्ट टाइम भी हमने बताया था कि जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है जो इंटरनल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की डिपेंड करती है चेंज इन टेम्परेचर पे ओनली। अगर आपका कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, अदरवाइज उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। इसीलिए इन्होंने स्टेटमेंट दिया था जूल्स लॉ में कि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। बाकी किसी भी चीज के चेंज होने से इंटरनल एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी क्वांटिटी चेंज हो सकती हैं, जैसे वॉल्यूम और प्रेशर और स्पेसिफिक वॉल्यूम अगर चेंज हो रहा है तो उससे इंटरनल एनर्जी पे फर्क पड़े या ना पड़े वो एक अलग चीज है, लेकिन वर्क डन पे, हीट डेसिपेशन पे, इन सारी चीजों पर फर्क पड़ सकता है, लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज हुआ है तो इंटरनल एनर्जी चेंज जरूर होगी। ठीक है, तो ये तो आपका जूल्स लॉ था। उसके बाद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सभी को पता है कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, नेवर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, उसके बाद आप बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट? ध्यान से देखना है इसको। व्हेन अ सिस्टम अंडरगोज अ थर्मोडायनेमिक साइकिल। थर्मोडायनेमिक साइकिल क्या होता है हमने आपको बताया था, लास्ट टाइम भी बताया था, एक बार और देख लेते हैं। कि मान लो कोई प्रोसेस हो रही, तमाम कुछ चीजें बताई थी हमने। क्या क्या बताई थी? एक तो बताया था हमने स्टेट, ठीक है, दूसरा हमने बताया था पाथ, तीसरा हमने डिस्कस किया था प्रोसेस। आपको माइंड मेंटली आपको लगता है कि सारी चीजें आपको पता है, ठीक है, बट इनके अगर डेफिनेशन देखा जाए तो नहीं समझ में आती। स्टेट का मतलब ये है कि क्या क्या कंडीशंस हैं सिस्टम की, थर्मोडायनेमिक्स की। कंडीशन का मतलब ये है, जैसे मान लो आपने कोई गियर सिस्टम कंसीडर किया, तो आपने गियर बॉक्स अगर कंसीडर कर रखा है, या फिर आप एग्जॉस्ट की बात कर रहे हो, ठीक है, तो एग्जॉस्ट जब आप कंसीडर कर रहे हो तो उस एग्जॉस्ट के टाइम पर उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम की, आईसी इंजन की अगर हम बात करें, क्या उस टाइम पर प्रेशर है, क्या वॉल्यूम है, क्या टेम्परेचर है, क्या एंथैल्पी है, क्या एंट्रोपी है। ये दो वर्ड्स आपके लिए नए होंगे, इनके बारे में भी हम डीप डिस्कशन करेंगे आगे। ठीक है, क्या एंथैल्पी है, क्या एंट्रोपी है, क्या स्पेसिफिक वॉल्यूम है। ठीक है, ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं सिस्टम की? स्टेट। बेसिकली कंडीशंस क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। जनरली डिस्कस करें, जैसे मान लो आपका पीवी डायग्राम है। ये पीवी डायग्राम क्या होता है? प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम, कि कैसे प्रेशर चेंज हो रहा है, उसके साथ कैसे वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो मान लो कोई सिस्टम था जो ए स्टेट पे था, ठीक है, तो ए स्टेट पर इसका जो प्रेशर होगा पी ए हो जाएगा, वॉल्यूम होगा वी ए हो जाएगा, और भी तमाम सारी टेम्परेचर आपका टी ए हो जाएगा, जितनी भी प्रॉपर्टी जितनी हो सकती है। ये क्या हो रहा है आपका? चेंज होकर के इसने एक प्रोसेस करी, और प्रोसेस जा करके ये किस पॉइंट पर पहुंच गया? पॉइंट बी पे। तो बी पॉइंट पर इसका कुछ प्रेशर होगा, कुछ इसका टेम्परेचर होगा, कुछ इसका वॉल्यूम होगा, और भी प्रॉपर्टीज इसकी सकती है। ठीक है, तो ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों पर ही इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो ये जो पर्टिकुलर, ये इसको बोलते हैं पाथ। क्योंकि ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के तमाम सारे रास्ते हो सकते थे। ये भी हो सकता था रास्ता सीधा सीधा, ये भी हो सकता था, इधर से भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, तमाम सारे, लेकिन इसने ये पाथ फॉलो किया या फिर ये पाथ फॉलो किया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पाथ फॉलोइंग आपका जो होता है तमाम सारी चीजें चेंज होती हैं। क्या क्या चेंज होता है? एक तो वर्क डन चेंज होता है, दूसरी एनर्जी चेंज होती है, इंटरनल एनर्जी भी आपकी चेंज होती है। क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल कंडीशन तो सेम है, ए है और बी है, लेकिन पाथ क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तीसरी चीज होती है आपकी प्रोसेस। प्रोसेस क्या होती है? डिपेंड करता है कि किस तरीके से होकर क्या रहा है, वही चीज कि जैसे
तीन चार अपनी 4 से 5 तरीके की आप प्रोसेसेस देखोगे। प्रोसेसेस के बारे में यहाँ थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, डीप डिस्कशन। प्रोसेसेस क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, जैसे एडियाबैटिक। सबसे पहले हम सिंपल सी प्रोसेस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोकोरिक का मतलब ये है कि जब वो ए स्टेट से बी स्टेट में सिस्टम जा रहा था, ए स्टेट से बी स्टेट में सिस्टम जा रहा था, तो वॉल्यूम क्या था उस टाइम पर, जो वॉल्यूम है वो क्या है, कांस्टेंट है। मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, बाकी सारी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। तो उस सिस्टम को क्या बोलोगे आप, आइसोकोरिक सिस्टम। या उस प्रोसेस को क्या बोलोगे आप, आइसोकोरिक प्रोसेस। दूसरी प्रोसेस आपकी आती है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस क्या होती है, आइसोबारिक बार, बार से जिसमें बार जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, बैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक मतलब क्या हुआ कि इसमें प्रोसेस के ड्यूरिंग क्या है, आपका जो प्रेशर है वो क्या है, आपका कांस्टेंट है। ठीक है। तीसरी आपकी प्रोसेस होती है, अगर हम बात करें, तीसरी आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल का क्या मतलब होता है, थर्मल मतलब समथिंग हीट, और सम हीट किससे कनेक्टेड होती है, टेम्परेचर से। तो इट मींस ड्यूरिंग द प्रोसेस आपका टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है। चौथी आपकी होती है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडियाबैटिक क्या होती है, नाम से समझ में नहीं आता बेसिकली क्या होता है। तो इसमें होता है कि आपको क्या याद करना है, एडियाबैटिक का मतलब होता है कि जो रेट ऑफ, मतलब ना तो सिस्टम को हम हीट दे रहे हैं, ना तो सिस्टम को हम हीट, या तो एनर्जी सिस्टम को हम दे रहे हैं, ना तो सिस्टम से एनर्जी हम ले रहे हैं। तो इट मीन्स जो चेंज इन एनर्जी है वो क्या होगा, आपका जीरो। ना तो हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम को कोई एनर्जी देंगे, और ना तो कोई सिस्टम से एनर्जी बाहर निकल रही होगी। ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक सिस्टम। फिफ्थ की बात करें अगर हम लोग, आइसेंथैल्पिक। आइसेंथैल्पिक, एंथैल्पी वर्ड इसमें निकला हुआ है। एंथैल्पी क्या होती है, फिर इसके बारे में डिस्कशन करते हैं आगे। तो ऐसा आइसेंथैल्पिक का मतलब, इसमें एंथैल्पी क्या है, कांस्टेंट है ड्यूरिंग द प्रोसेस। एंथैल्पी आपकी कांस्टेंट है। एक प्रोसेस और आती है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, सिक्स। आइसेंट्रोपिक, एंट्रोपिक निकल रहा है बी वर्ड से, मतलब एंट्रोपी सिस्टम की क्या है, कांस्टेंट। ठीक है। तो ये कुछ एक आध प्रोसेस हैं, यही प्रोसेसेस के इर्द गिर्द सारी आपकी थर्मोडायनेमिक्स अभी घूमेगी जो है। इसी को हम लोग देखेंगे कि कभी आपकी प्रोसेस हो रही होगी आइसोकोरिक, मतलब प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। फिर हो रही होगी या तो आइसोबैरिक, मतलब प्रेशर कांस्टेंट हो रहा होगा। या फिर हो रही होगी आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट है। एडियाबैटिक, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट कांस्टेंट है। आइसेंथैल्पिक, एंथैल्पी कांस्टेंट है। आइसेंट्रोपिक, एंट्रोपी कांस्टेंट है। ठीक है। तो ये कुछ एक आध आपकी प्रोसेसेस होती थी। आते हैं वापस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। अब ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। साइकिल क्या होता है, थर्मोडायनेमिक साइकिल क्या होता है। थर्मोडायनेमिक साइकिल का ये मतलब है, हाँ इसमें एक चौथी चीज और होती थी प्रोसेस के अलावा। चौथी चीज इसमें होती थी आपकी साइकिल। ठीक है। साइकिल का क्या मतलब होता था, साइकिल का मतलब ये है कि आपका जो प्रोसेस हो रहा है, या फिर मान लो कोई एक पीवी डायग्राम है, पी वी। ठीक है। ये पॉइंट है ए पॉइंट से कोई प्रोसेस हुई, बी पॉइंट पे पहुंची। फिर बी पॉइंट से कोई प्रोसेस हुई, सी पॉइंट पे पहुंची, और सी पॉइंट से फिर क्या हो गई, ए पॉइंट पे। ठीक है। तो इसमें आप क्या देख रहे हो, एक क्लोज्ड लूप बन रहा है बेसिकली। ठीक है। यहां आप साइकिल के केस में ये कह सकते हो कि जो इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन जो होती हैं वो सिस्टम की क्या होती हैं, सेम होती हैं। मतलब ए पॉइंट से चला और ए पॉइंट पे ही आ गया। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या होते हैं, अगर सेम होंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस, किसी सिस्टम में नंबर ऑफ प्रोसेसेस हो रही होंगी, और वो नंबर ऑफ प्रोसेसेस के दौरान इस सिस्टम का जो इनिशियल कंडीशन और जो फाइनल कंडीशन अगर वो सेम हो गई, तो इसका मतलब एक क्लोज्ड लूप बन जाएगा। और इसी क्लोज्ड लूप को आप क्या बोल सकते हो, साइकिल। साइकिल का ये मतलब नहीं है, ये ऐसी भी हो सकती है, ट्रायंगुलर भी हो सकती है, एक पर्टिकुलर कर्व ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। इसकी ज्योमेट्री कैसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, बस क्लोज्ड होगी, बात याद रखना कि एक पॉइंट से चलेगी और उसी पॉइंट पे आकर के फिनिश होगी। ठीक है। तो इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स साइकिल। वही यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, क्या है, अब फिर से स्टेटमेंट देखते हैं एक बार। व्हेन अ सिस्टम अंडरगोज अ थर्मोडायनेमिक साइकिल, देन द नेट हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। एक थर्मोडायनेमिक साइकिल है जिसके दौरान हम हीट सप्लाई कर रहे हैं,
ठीक है, फ्रॉम द सराउंडिंग। तो अगर सिस्टम में हीट सप्लाई कर रहे हैं तो हमने बताया था कि सिस्टम के इर्द गिर्द कई सारी चीजें होती हैं और सबसे जो मेन चीज होती है वो क्या होती है, सराउंडिंग। ये हो गई सराउंडिंग, ये हो गया थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम। इसके बाहर होती है क्या, क्या होती है ये अमृत सर, क्या बोलते हैं इसको? सराउंडिंग, नहीं नहीं, बाउंड, ये जो मैं डैश डैश लाइन से दिखा रहा हूँ इसको सॉरी, क्या, हाँ ये बाउंड्री, बाउंड्री, इसको क्या बोलते हैं? ये होती है बाउंड्रीज। बाउंड्री। ठीक है, तो जब भी सिस्टम जो है एनर्जी देगा तो सराउंडिंग को देगा, और जब भी सिस्टम को एनर्जी मिल रही होगी तो किससे मिल रही होगी, सराउंडिंग से मिल रही होगी। ठीक है, तो इनका वही कहने का मतलब है क्या, कि when a system undergoes a thermodynamic cycle then the net heat supplied to the surrounding from the to the system from the surroundings is equal to the net work done by the system on its सराउंडिंग। भाई अगर हमने सिस्टम को एनर्जी दी है तो सिस्टम भी तो कुछ रिस्पॉन्स करेगा आउटपुट पे। इनपुट पे सिस्टम पे हमने एनर्जी दी तो आउटपुट पे सिस्टम हमको क्या देगा, वर्क डन। क्या देगा ये, वर्क डन देगा। मतलब हमने सिस्टम पे एनर्जी दी तो इस एनर्जी के बदले हमको मिला वर्क डन। और इनके कहने का मतलब ये है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहने का मतलब ये है कि चेंज इन एनर्जी, जितनी एनर्जी देते हो आप सिस्टम को डी क्यू, जितनी एनर्जी आप देते हो वो टोटल इसके वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर टोटल कन्वर्ट हो गई इट मींस इनपुट जो हो गया वो आउटपुट के इक्वल हो गया, और अगर इनपुट आउटपुट दोनों सेम हो गए तो एफिशिएंसी कितनी हो गई सिस्टम की, बताओ, 100%, है ना, क्योंकि एफिशिएंसी क्या होता है आपका, आउटपुट अपॉन इनपुट, और दोनों ही अगर सेम हो गए तो एफिशिएंसी की वैल्यू आ गई 1, 1 का मतलब कितना हो गया आपका, 100%। क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी सिस्टम की या किसी मशीन की या किसी इंजन की एफिशिएंसी आपकी 100% हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? नो सर। नो सर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो ये एक तो इंटीग्रल लगाया, दूसरी चीज ये क्लोज। इसका मतलब होता है जो इंटीग्रल के साथ जब आप ये सर्कल बना देते हो ना तो इसका मतलब होता है ये क्लोज्ड इंटीग्रल होता है। ये क्लोज्ड इंटीग्रल इसलिए यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पर साइकिल कैसी है, सॉरी प्रोसेस कैसी है, साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक का मतलब क्लोज्ड प्रोसेस हो, तो क्लोज्ड प्रोसेस के केस में जितनी आप एनर्जी, देखो सिंपल सा स्टेटमेंट इन्होंने फिर से एक बार रिपीट करते हैं, व्हेन अ सिस्टम अंडरगोज अ थर्मोडायनेमिक साइकिल देन द नेट हीट सप्लाई टू द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। हमने सिस्टम में हीट सप्लाई करी, मतलब या सराउंडिंग ने हम सिस्टम पे हीट सप्लाई करी, तो क्या हुआ, इज इक्वल टू द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग। ठीक है, इसके बाद the first law of thermodynamics cannot proved analytically but experimental evidence has repeatedly confirmed its validity, and since no phenomena has shown to contradict it then the first law is accepted as a law of nature। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या पॉसिबल है, देखना क्या बोला इन्होंने फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, फिर से स्टेटमेंट दिया कि हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टिबल। पता है आपको कि हीट को हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं और वर्क करके हीट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है ना, हीट हीट से हम लोग वर्क ले सकते हैं, लाइक सिंपल सा आईसी इंजन, आईसी इंजन में हम लोग क्या करते हैं, हीट जनरेट करते हैं और उसी हीट से हम लोग वर्क डन लेते हैं। दूसरा क्या बोल रहे हैं, हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल। तो वर्क करके हीट जनरेट करते हो किसमें, सिंपल सा, ये एग्जांपल इन्होंने सबसे सही दे रखा है, घरेलू एग्जांपल है इसमें। क्या कर रखा है आपके यहाँ, वो एक जो बेसिकली घरों में जब उससे दूध से मलाई निकाल करके उससे जब घी निकालते हैं, ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, घरों में जब घी निकाला जाता है, ठीक है, तो उससे हम क्या कर रहे होते हैं, उसमें पर जो आपकी शेकर मशीन होती है उससे शेक करते हैं, शेक करने पर उसकी, जैसे नॉर्मली आप जब लस्सी बनाते हो तो जो शेकर होता है अगर आप उससे लस्सी को शेक करते हो तो जो उसकी क्रीम होती है वो कहाँ जाती है, ऊपर। वो क्यों आती है, क्योंकि जब आपने शेकर से शेक किया तो उसने क्या किया, अंदर आप तो वर्क डन दे रहे हो और वो वर्क डन कन्वर्ट कर रहा है उस लस्सी के अंदर, पैदा कर रहा है हीट, क्योंकि फ्रिक्शन हो रहा है वहां पर। ठीक है, फ्लूइड पार्टिकल्स के बीच में और जो ब्लेड्स हैं, ब्लेड्स और लस्सी के बीच, पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है और फ्रिक्शन से हमेशा हीट जनरेट होती है। तो वहां पर क्या कर रहे हैं, वर्क डन करके हीट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए बोला इन्होंने कि द हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल बट सिंस एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड द टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द एनर्जी कंजर्वेशन रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, कि जो आपकी टोटल एनर्जी होगी वो हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, ये आपका फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट था। दूसरा
एक और स्टेटमेंट दिया हुआ है, नो मशीन कैन प्रोड्यूस एनर्जी विदाउट करस्पॉन्डिंग एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, दैट इज इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ PMM1 काइंड ऑफ मशीन। इसका क्या मतलब है PMM? ये आप नया वर्ड आपके सामने इंट्रोड्यूस हुआ है, क्या चीज? इसको बोलते हैं PMM1 मशीन। स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है इसका, ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, पूछ देते हैं कभी कभी। ठीक है, वो क्या होती है PMM1 मशीन का? इसका पहले तो स्टेटमेंट हमको देखना होता है और फिर समझते हैं कि PMM1 मशीन होती क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, इसके पहले थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं इसी के बारे में, जो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। तो होता क्या कि ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता है कि पूरी की पूरी एनर्जी आपकी वर्क डन में कन्वर्ट हो जाए। तो होता क्या है बेसिकली? होता ये कि चेंज इन, जो जितनी आप एनर्जी देते हो वो कुछ पोर्शन कन्वर्ट होती है वर्क डन में और कुछ कन्वर्ट हो जाती है इसकी इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इसको बोलते हैं टोटल एनर्जी। ठीक है, कि जब आपने किसी सिस्टम को एनर्जी दी तो वो एनर्जी कुछ पोर्शन का वर्क डन कन्वर्ट करेगी, कुछ पोर्शन उसका वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ उसकी इंटरनल एनर्जी में कंजर्व हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली आप डेल्टा ई यू ना यूज करके बेसिकली आप यूज कर सकते हैं डेल्टा ई। डेल्टा ई होती है आपकी टोटल इंटरनल एनर्जी, या आप ऐसे कह सकते हो यहाँ पर, अगर और डीप में थोड़ा सा डिस्कशन करें, कि डेल्टा यू ना यूज करके आप यहाँ पर यूज करो डेल्टा ई। अभी क्या डिफरेंस है डेल्टा ई और डेल्टा यू में? देखो, ये है टोटल एनर्जी, ये नहीं होती है तो गिवन एनर्जी है। जो डेल्टा ई है ये होती है आपकी टोटल एनर्जी, इसको बोलते हैं टोटल एनर्जी। इस टोटल एनर्जी में सारी एनर्जी आ जाती है। सारी का मतलब कौन कौन सा हुआ? इसमें आपकी केमिकल भी आ जाएगी। ठीक है, इसमें आपकी अगर किसी तरीके से केमिकल रिएक्शंस हो रही होंगी तो आपकी केमिकल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से जो एनर्जी जनरेट हो रही होगी तो आपकी थर्मल एनर्जी भी आ जाएगी। ठीक है, और तीसरा इसमें आ जाएगी आपकी जो कौन सी, इंटरनल एनर्जी। तो ये तो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं एनर्जी के, इसलिए हम इसको नेग्लेजिबल कंसीडर कर सकते हैं और सीधा डेल्टा ई को कंसीडर कर लेते हैं डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, वेयर यू इज द इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट, ये रहा स्टेटमेंट, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द फर्स्ट काइंड। क्या होता है परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द फर्स्ट काइंड? इसको शॉर्ट में बोलते हैं परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट, ऐसा। ठीक है, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। क्या स्टेटमेंट होता है? सबसे पहले तो इसका स्टेटमेंट देखते हैं, थोड़ा सा उलझाऊ स्टेटमेंट है बट मैं समझाऊंगा इसको तरीके से। क्या लिखा हुआ है? देयर कैन बी नो मशीन विच वुड कॉन्टिन्यूसली सप्लाई मैकेनिकल वर्क विदाउट सम फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसअपियरिंग साइमल्टेनियसली। कहने का इनका सिंपल सा मतलब ये है कि आपके पास ऐसी कोई मशीन नहीं है जिसमें आपको वर्क डन मिलता रहे विदाउट एनी कंजम्पशन ऑफ हीट। क्या ऐसी कोई मशीन है? और अगर ऐसी कोई मशीन है तो ये तो बहुत बढ़िया है। क्या बढ़िया है? कि हमको मशीन से वर्क डन मिल रहा है लेकिन कोई एनर्जी देनी नहीं पड़ रही है। ठीक है, वाइस वर्सा भी होता है। वाइस वर्सा का क्या मतलब है? सिंपल सा, कि ऐसी कोई मशीन पॉसिबल नहीं है बनाना जिसमें हम वर्क डन कर रहे हों और कोई एनर्जी लिबरेट ना हो। ऐसी भी कोई मशीन पॉसिबल नहीं। और अगर ऐसी कोई मशीन पॉसिबल है तो वो मशीन कौन सी होती है? PMM1 मशीन होती है। स्टेटमेंट एक बार फिर से पढ़ते हैं, समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ है? देयर कैन बी नो मशीन विच would continuously supply mechanical work without some form of energy disappearing simultaneously। simultaneously मतलब वाइस एंड वर्सा, कि ऐसी कोई मशीन पॉसिबल नहीं है जिस मशीन के थ्रू अगर हम वर्क डन ले रहे हैं और एनर्जी देनी ना पड़े। मतलब इनपुट में हम कुछ नहीं दे रहे हैं बट आउटपुट में हमको वर्क डन मिल रहा है,
अगर ऐसी कोई मशीन है तो तब तो ये बहुत ही अच्छी मशीन है हमारे लिए, तो 100% एफिशिएंसी भी से भी ज़्यादा हो अच्छा हो गया। ठीक है, तो ऐसी मशीन को क्या बोलते हैं? परपेचुअल मशीन ऑफ द फर्स्ट काइंड। आगे स्टेटमेंट में क्या लिखा? और इन ब्रीफ PMM1 इन दस इम्पॉसिबल, ऐसी कोई मशीन बनाना पॉसिबल नहीं है। तो हम कैसी मशीन बनाते हैं? हम ऐसी मशीन बनाते हैं जो इन मशीन्स को अप्रोच करे। बेसिकली PMM1 मशीन को क्या करे? अप्रोच करे। हम ऐसी मशीन बनाने की कोशिश करते हैं कि अगर चलो ठीक है हम एनर्जी दे भी रहे हैं तो एनर्जी का अमाउंट बहुत कम हो लेकिन वर्क डन हमको ज़्यादा मिले। ठीक है, तो ये थी आपकी PMM1 मशीन। नेक्स्ट, ठीक है ना, समझ में आ गया ना कि ऐसी कोई मशीन, ऐसा कोई इंजन आपका पॉसिबल नहीं है जिस जो आपका वर्क डन दे विदाउट एनर्जी। ठीक है, या फिर ऐसी कोई मशीन या इंजन पॉसिबल नहीं है जिसमें हम वर्क डन कर रहे हों और वो हीट लिबरेट ना करे। अच्छा, ये हीट लिबरेट क्यों होती है? इसलिए लिबरेट होती है क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्सेस हर जगह हैं। मशीन होगा, इंजन होगा, तो उसमें मूविंग कंपोनेंट होंगे जिनमें आपस में रिलेटिव मोशन हो रहा होगा, और अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होता है, और जो फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है, उस फ्रिक्शन में जो एनर्जी लॉस होती है वो कभी भी रिटेन नहीं की जा सकती, ना तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, वो आपका क्योंकि रिलेटिव मोशन हो रहा है तो आपका जो एनर्जी है वो लॉस जरूर हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है? आइसोलेटेड का मतलब सिंपल सा ये है कि किसी से इंटरेक्शन ना होना। यहाँ पर इंटरेक्शन किसका है? यहाँ पर इंटरेक्शन है सिस्टम का। कौन सा सिस्टम? थर्मोडायनेमिक सिस्टम का। इंटरेक्शन नहीं होगा, किससे नहीं होगा? सराउंडिंग से नहीं होगा। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पर किसी तरीके का कोई एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है। एनर्जी चेंज का मतलब क्या हुआ कि डी क्यू इक्वल टू क्या हुआ? जीरो। और इंटरेक्शन अगर सराउंडिंग से नहीं है तो इट मीन्स डी डब्ल्यू भी इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। कि एक आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, इसका सराउंडिंग से कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो सराउंडिंग से तो दो ही चीज आती थी, एक तो आती थी एनर्जी, दूसरी आती थी आपकी वर्क डन। ठीक है, अच्छा, इनमें रिलेशनशिप क्या होता है? इनमें रिलेशनशिप होता है डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू। सिस्टम आइसोलेटेड हो गया। अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो आइसोलेटेड सिस्टम के केस में डी क्यू भी आपका जीरो हो गया, डी डब्ल्यू भी आपका क्या हो गया? जीरो हो गया, क्योंकि सिस्टम आइसोलेट है, मतलब सराउंडिंग से कोई इंटरेक्शन नहीं है। सिर्फ क्या बचा आपका? डी यू। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो गया? जीरो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो का मतलब जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या है आपकी? कांस्टेंट है ना। इंटरनल एनर्जी वहां पर जीरो है ऐसा आप नहीं कह सकते हो। उसमें क्या कह सकते हो आपका? क्योंकि चेंज है ना। चेंज का मतलब डी का क्या मतलब हुआ कि इनिशियल एंड फाइनल। और इनिशियल एंड फाइनल की वैल्यूज अगर जीरो हैं, डिफरेंस की वैल्यूज अगर जीरो, तो ये तो कह सकते हो ना कि कुछ इनिशियल था कुछ फाइनल था और दोनों ही क्या थे? सेम थे। सेम का मतलब कांस्टेंट थे। तो इस केस में आप क्या प्रूव कर सकते हो कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द एन आइसोलेटेड सिस्टम मस्ट बी कांस्टेंट। ठीक है, वही इन्होंने प्रूव किया। या इंटरनल एनर्जी की बात करो या टोटल एनर्जी की बात करो, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी? कांस्टेंट। तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा? द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, द परफेक्ट गैस इक्वेशन की। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सॉरी, देखते हैं क्या होती है परफेक्ट गैस इक्वेशन। बस इसी फॉर्मूले के इर्द गिर्द आपकी पूरी थर्मल है। थर्मल का मतलब ये थर्मल का पार्ट, परफेक्ट गैस इक्वेशन के इर्द गिर्द इसी पे रिलेटेड आपके तमाम सारे न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, क्या होता है परफेक्ट गैस इक्वेशन के लिए? पीवी बाई टी इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो जाएगा कि P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2 इक्वल्स टू P3 V3 अपॉन T3 इक्वल्स टू सो डैश डैश, कुछ भी लेते चले जाओ, किसके बराबर होगा? आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है, प्रेशर चेंज करोगे, वॉल्यूम चेंज करोगे, टेम्परेचर चेंज करोगे, ये सारी चीजें हम चेंज करते हुए दिखा देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? एक रिलेशनशिप होता है। जब हम यहाँ पर अगर मान लो ये है कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट आता है आपका n इंटू आर। एन इंटू आर क्या होता है? मतलब आपका इक्वेशन हो गया पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है, वेयर एन, एन क्या है आपका? नंबर ऑफ मोल्स। अब ये मोल्स क्या है? मोल्स बेसिकली होता है क्वांटिटी। कैसे? सिंपल सा, मान लो आपके पास में है N2 नाइट्रोजन। कितनी N2 है आपके पास में? है 10 ग्राम N2 है। नाइट्रोजन गैस है आपके पास, कितनी? 10 ग्राम। तो
इसकी नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है कुछ, ठीक है, लाइक ऐसे लिखते हो ना आप 7n14, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक, ये इसका क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर, और ये क्या होता है आपका इसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। या फिर एटॉमिक मास नंबर। तो इसका जब आप मॉलिक्यूलर वेट निकालते हो तो कैसे आएगा, एक का है 14 तो दो का कितना हो गया 28। तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अभी वेट कितना हो गया इसका 10 ग्राम्स, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 28, कितना आ गया ये 5/14। इट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स 10 ग्राम N2 में कितने हो गए 5/14। तो नंबर ऑफ मोल आपके फ्रैक्शन भी हो सकते हैं 1/2, 0.3, 0.4 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो ये आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये आर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आर इज अ गैस कांस्टेंट। आर जो होता है क्या होता है आपका, ये जो आर लिखा हुआ है, दिस आर इज अ गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यूज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, क्या क्या वैल्यूज यूज करते हैं इसके बारे में आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे, बताएंगे भी। एक तो वैल्यू यही है 8314.3 न्यूटन मीटर, ठीक है। दूसरी आपकी 259.8, एक और होती है 2 किलो कैलोरी करके, ज़्यादातर आप यूज़ करते हैं ये वाली 8.314 वाली, ये ठीक है।